हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 28 दिसंबर 2021 का पेपर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी रोगी का घर यक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। एक कोई रोगी है, उसका घर है कहाँ पे, यक्स पे, और उस जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है वो हॉस्पिटल कहाँ है, वाई पे। तो हॉस्पिटल, रोगी के घर से हॉस्पिटल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो यक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है और अंत में वह वाई पर अस्पताल पर पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। तो आपको क्या बताना है, अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की दिशा। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की दिशा आपको बतानी है। तो हम सबको पता है ये क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो हमसे कह रहा है कि जो यक्स है वो रोगी का घर है। क्या करता है, रोगी अपने घर से निकलता है, ए पर जाता है। ए कहाँ है, ए यक्स के ठीक पूर्व में स्थित है। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये यक्स है। तो यक्स के ठीक पूर्व में कितनी दूरी पर, 800 मीटर की दूरी पर क्या है, ए है। सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, ए जा रहा है, तो ये 800 मीटर है ए। फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वो जाता है बी पर। बी कहाँ है, बी है 600 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में, ए के दक्षिण दिशा में क्या है, बी। फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर की दूरी पर है। तो बी का ठीक पश्चिम किधर हो गया, इधर। ये कितना दूरी है इसकी, ये 150 मीटर की दूरी पर है। ये क्या है, सी। उसके बाद वो क्या करता है, सी पर 150 मीटर की दूरी पर है। अंत में वह वाई पर अस्पताल पर पहुंचता है, अस्पताल में पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर। फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंचता है, वाई यानी हॉस्पिटल में पहुंचता है और वो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर, यानी कि सी के ठीक उत्तर, उत्तर यानी ऊपर, उत्तर में कितने मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की दिशा। मतलब अस्पताल ये है, तो आपको क्या बताना है, अस्पताल से के सापेक्ष रोगी के घर की दिशा आपको बतानी, मतलब ये इस डायरेक्शन को आपको बताना है कि ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, ये हमें बताना है। तो ये क्या है, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो कौन है, उत्तर पश्चिम। हमारा राइट आंसर क्या है, उत्तर पश्चिम। तो ए ऑप्शन है हमारा दक्षिण, बी सेकंड है दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व, फोर्थ है उत्तर पश्चिम। तो हमारा क्या आंसर हो गया, उत्तर पश्चिम। तो कौन सा हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन जो है वो आगे और पीछे करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा कपोत या कबूतर, दूसरा ऑप्शन है तोता, तीसरा ऑप्शन है उल्लू, चौथा ऑप्शन है मैना। तो जो उल्लू होता है वो क्या करता है, उल्लू की जो है वो अपना जो गर्दन है वो 270 डिग्री तक पीछे की ओर घुमा सकता है। वो उसकी जो गर्दन घुमा सकता है, अपना पीछे की तरफ कर सकता है। लेकिन जो झटके से आगे पीछे अपनी करती है वो कौन है, मैना। मैना क्या करती है कि अपनी जो गर्दन है वो उसको झटके से आगे पीछे करती है। मैना जो है वो मैना कहाँ कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। और इसको मतलब ये बात करने में और लोगों की नकल करने में भी माहिर होती है मैना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है? अपनी गर्दन को ऐसा कौन सा पक्षी है जो पूरा पीछे तक घुमा सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा कबूतर, दूसरा ऑप्शन है तोता, चौथा ऑप्शन है उल्लू, तीसरा ऑप्शन है उल्लू, चौथा ऑप्शन है मैना। तो वो कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो कितने डिग्री तक घुमा सकता है? 270 डिग्री तक घुमा सकता है। कौन? उल्लू। हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इसे छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होती है। पहला ऑप्शन है हमारा 10 बिंदुओं पर, दूसरा ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर, तीसरा ऑप्शन है 6 बिंदुओं पर, चौथा ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि आपको बताना है कि ब्रेल लिपि जिसको दृष्टिबाधित लोग पढ़ते हैं वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो ये होती है हमारी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो लुइस जो ब्रेल लिपि है इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? लुइस ब्रेल ने। लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। तो जो लुइस ब्रेल थे वो जब 3 साल के थे तो उनके पिता के कुछ औजार रखे थे, तो वो उससे खेल रहे थे तो उनके आंख में कोई नुकीली चीज चली गई जिससे उनको चोट लग गई और उनको दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन उनकी जो लुइस ब्रेल थी उनकी रुचि बहुत ज़्यादा पढ़ने में थी। तो वो बहुत, भाई जिसको पढ़ना अच्छा लगता होगा, अब वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनके पास आंखें नहीं है, तो वो बहुत परेशान रहते थे कि मैं कैसे पढ़ूं। तो उनको ये लगता था कि अगर कोई ऐसा चीज़ हो जिसको मैं छू सकूं तो मैं पढ़ सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, ये 6 बिंदुओं वाली लुइस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। अब क्या है, अब ब्रेल लिपि जो है वो कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3, यानी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है क्या? ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों, गांवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश होने के कारण क्या होता है, हर जगह पानी भर जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जो अपने घर बनाते हैं वो बांस के खंभों की सहायता से 3 से 3.5 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो पानी है वो उनके घरों तक नहीं पहुंच पाता। तो वो कौन सा इस राज्य है हमारा, ये आपको बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है असम। तो हम सबको पता है कि ये कौन सा राज्य है? असम, क्योंकि ये हर सेट में पूछा जाता है। हम कई दिनों से पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ये लगभग हर सेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। ये क्या है? ये हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 विभिन्न स्थलों जहां की जलवायु एक दूसरे से भिन्न है के मकानों के विवरण इस प्रकार है। मतलब 3 राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनकी जो जलवायु है वो बहुत अलग अलग है। मतलब एक की दूसरी है, एक की दूसरी है और एक की दूसरी है। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ की जलवायु अलग है तो वहाँ पे मकान बनाने के तरीके भी अलग होंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें। ये है हमारा, लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। मनाली बी है हमारा मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थरों से बनाया जाता है।
और 3C है हमारा, राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिसकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है उसमें रहते हैं। और इसमें क्या बताना है, इसमें मकानों का सही विवरण क्या है ये आपको बताना है। तो हम सबको पता है कि लेह और लद्दाख में कैसे मकान बनाए जाते हैं। लेह और लद्दाख में ऐसे मकान बनाए जाते हैं कि मकान 2 मंजिला रहते हैं और नीचे की मंजिल पे खिड़की नहीं होती, मतलब खिड़की नहीं होती, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जरूरत का उनका सामान होता है वो रखते हैं और जो उनके जानवर होते हैं उनको वो लोग रखते हैं। और दूसरी मंजिल पे क्या होती है, तो ये लोग अपना रहते हैं और जो उनकी मंजिलों तक जाने की जो सीढ़ी होती है वो भी लकड़ी की बनी होती है, मतलब मकान भी लकड़ी के बने होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी लकड़ी के बने होते हैं। और छत उनके घर का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। तो गर्मी के मौसम में लोग कई फलों और सब्जियों को छत पर सुखाते हैं और सर्दियों के लिए उसको स्टोर करके रखते हैं। और साथ ही जब सर्दियाँ होती हैं तो वो वहाँ पे धूप के को सेकते हैं। घर पत्थरों से बने होते हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रख कर बनाए जाते हैं। इन घरों की दीवारें मिट्टी और चूने की मोटी परत से ढकी हुई होती हैं। ये अंदर से एक छप्पर जैसा लगता है, लेकिन ये किसका बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी घास का भी उपयोग हुआ जाता है। इनकी छत, इनकी सीढ़ियाँ, सब कुछ जो है वो किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ये सही हो गया। और बी क्या कह रहा है, मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। नहीं, मनाली हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि जो मकान है वो बांसों के खंभों पर नहीं बनाए जाते। ये कहाँ बनाए जाते हैं, ये असम में बनाए जाते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि बहुत ठंडी पड़ती है और बारिश भी होती है, तो वहाँ पे जो मकान बनाए जाते हैं वो ईंट के और पत्थरों के बनाए जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ की जो छत होती है वो ढालू होती है। तो ये जो ये विवरण दे रहा है ये किसका है, ये असम में ऐसे घर बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर। तो ये हमारा गलत हो गया। और 3 है, राजस्थान में गाँवों के लोग, राजस्थान में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो मिट्टी, वो गर्मी पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं मिट्टी के बने घर, क्योंकि मिट्टी के जो घर होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं जो अपेक्षाकृत हमारे जो ईंट पत्थर के जो घर होते हैं वो, क्योंकि ईंट पत्थर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो क्या होता है जो मिट्टी होती है वो थोड़ी ठंडी रहती है, तो इसलिए वहाँ की जो घर बनाए जाते हैं वो मिट्टियों के बनाए जाते हैं और उनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए और सी। तो कौन सा राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि ये जो जीव दिए गए नीचे उनमें से कौन सा बाकियों से अलग है। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। तो घड़ियाल क्या होता है, ये भी पानी में रहता है, बत्तख भी पानी में रहती है, मछली भी पानी में रहता है, कछुआ भी पानी में रहता है, लेकिन ये कौवा जो है वो क्या है, ये पानी में नहीं रहता, ये उड़ता है और जो है जमीन पे रहता है, पेड़ों पे रहता है, लेकिन ये पानी में नहीं रहता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये है, एक झुंड में 20-25 हथिनियां और उनके बच्चे होते हैं। बी है, हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। सी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 1000 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। और डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो हम सबको पता है कि एक हाथी के जो झुंड में है वो कितने हाथी होते हैं, 14 से 15 हाथी, वो नहीं 10 से 12 हाथी जो है वो रह सकते हैं। कहाँ, एक हाथियों के झुंड में हाथिनियां रहती हैं और बच्चे रहते हैं। जो मेल हाथी होते हैं वो इनके साथ नहीं रहते। मेल हाथी जैसे ही 14-15 साल की, 4-5 नहीं, जैसे ही 14-15 साल की उम्र के होते हैं ये उस झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। 14-15 साल तक की उम्र तक तो ये अपनी माँ के साथ हथिनियों के झुंड में रहते हैं, लेकिन जैसे ये बड़े होते हैं उस झुंड को वो ये छोड़कर चले जाते हैं। और एक बड़ा जो हाथी होता है ये 1000 किलोग्राम से अधिक के पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, ये भी सही है। और जो हाथियों का झुंड की जो क्या कहते हैं लीडर होती है वो कौन होती है, वो जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही उनके ग्रुप की क्या होती है, लीडर होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, सी और डी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है।
मतलब बिहार के लोगों के लिए जो मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा जनवरी से मार्च, दूसरा है अप्रैल से जून, तीसरा है जुलाई से सितंबर, चौथा है अक्टूबर से दिसंबर। तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो किस महीने में अंडे, जिस महीने में वो अंडे देंगी वही महीना जाहिर सी बात है उनके पालन के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो वो कब अंडे देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में ये क्या करती हैं, ये अंडे देती हैं। तो इसलिए इनको पालने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर का महीना। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि जिसे मधुमक्खियों के क्या होता है, इनको लीची के जो फूल होते हैं वो इनको बहुत पसंद होते हैं, लीची के फूल इनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि मधुमक्खी के लिए किसका मतलब किस पौधे का फूल बहुत अच्छा होता है, तो वो कौन सा होता है, लीची का फूल। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन टेंथ का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 16:20 बजे सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है, नहीं 1440 किलोमीटर है, तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल कितनी थी। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ट्रेन की औसत चाल। तो देखिए ट्रेन कब चल रही है, सूरत से, उडुपी से सूरत जाने के लिए निकल रही है। तो सूरत से कब निकल रही है, 16/10 को 16/10/2021 को निकल रही, कितने बजे, 20:20 पे। और पहुंच कब रही है, 17 तारीख को पहुंच रही है, कितने बजे, 16:20 पे। तो 17 तारीख को तो उसने कितने घंटे की यात्रा की, 16 घंटे 20 मिनट की। और 16 तारीख को उसने कितने घंटे की यात्रा की, ये 40 मिनट, इसमें तो ये कितने हो गए, 22 हो गए। और फिर उसके बाद 40 मिनट उसमें ले लीजिए, फिर उसके बाद 22, 23, 24। तो 22, 23, 24, नहीं 21 और ये 20 मिनट इसके, 3 घंटे, और ये 40 मिनट इसके, यानी 40 मिनट इसके और 3 घंटे इतने, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट वो किस दिन चली, 16 तारीख को सॉरी। तो कितना हो गया टोटल, कितने घंटे चली वो, 1 घंटे 40 और 20 ये मिला के 60 हो गया, यानी 1 घंटे ये, और 16 और 3 19, यानी कि टोटल कितने घंटे की यात्रा उसने की, 20 घंटे की यात्रा। और कितना दिया हुआ है, 1440 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपको क्या करना है, तो चाल का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1440, और टाइम कितना है, 20। तो हम लोग, लेकिन क्या पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे सॉरी, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे घंटे को, तो हम 60 गुणे 60 कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इस 0 से ये 0 चला गया, और 2 से 2 7 2 हो गया, और फिर 6 1 जा 6 6 2 जा 12, और फिर ये 6 2 जा 12, यानी 2 ये और ये 10, 2 × 10, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया। हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप भारत के मानचित्र, यहाँ पे चित्र रहेगा सॉरी मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। आपसे पूछ रहा है कोलकाता से के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा। तो हम इसको मैप की सहायता से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा क्या बोल रहा है उसकी। कोलकाता कहाँ है, यहाँ पे है,
कोलकाता यहाँ पे है। कोलकाता के सापेक्ष किसकी दिशा पूछ रहा है? चंडीगढ़ की दिशा। चंडीगढ़ कहाँ है? यहाँ पे है। तो क्या कर रहा है, एक सरल रेखा अगर हम खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो क्या कौन सी दिशा है ये? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। पहला ऑप्शन है हमारा ठीक पूर्व, दूसरा ऑप्शन है ठीक पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व, चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम। तो हमारा कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। मतलब इसमें से आपको प्याज की खेती के लिए जो सही क्रम है उसका चुनाव करना है। ए है हमारा बीज बोना, बी है खरपतवार निकालना, सी है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, डी है गुड़ाई करना, मृदा को पोला या नरम करना, फिर ई है प्याज को उखाड़ना। तो हम लोग क्या करते हैं प्याज की खेती के लिए? सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को उसकी गुड़ाई करते हैं, उसको मुलायम बनाते हैं, पोली बनाते हैं यानी कि। तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है वो पोली हो जाएगी तो उसमें बीज लगाने के लिए सही होगा। तो उसमें फिर उसके बाद हम पोली बनाएंगे, उसको मिट्टी को पहले नरम करेंगे, फिर उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। फिर जब बीज के बाद जब पौधे निकल आएंगे तो जाहिर सी बात है जब पौधे निकलेंगे तो उसमें कुछ खरपतवार भी निकलेगी। फिर हम उसको खरपतवार को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम प्याज को उखाड़ के अपने घर ले आएंगे। फिर घर पे आने के बाद जो उसकी सूखी पत्तियां, पीली पत्तियां हो जाती हैं, फिर उनको काट, हम उससे प्याज को काट के अलग कर देते हैं। मतलब सूखी पत्तियों को हटा देते हैं और प्याज को अलग कर लेते हैं। तो पहले क्या रहेगा, मिट्टी को की गुड़ाई करना यानी उस मिट्टी को पोली बनाना। फिर दूसरा रहेगा, पहला ये है हमारा, फिर दूसरा है बीज को हम बोएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, खरपतवार को निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्याज को उखाड़ कर ले आएंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करेंगे, प्याज से जो सूखी पत्तियां हैं उनको हम अलग करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ए बी ई सी, डी ए बी ई सी, डी ए बी ई सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर 4, डी ए बी सी ई सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता? मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि रेगिस्तानी ओक की विशेषता नहीं है। रेगिस्तानी ओक क्या होता है? एक प्रकार का पौधा होता है। पहला ऑप्शन है हमारा जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, दूसरा ऑप्शन है पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, तीसरा ऑप्शन है पत्तियां बहुत कम होना, चौथा ऑप्शन है बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो रेगिस्तानी ओक एक प्रकार का पौधा होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सॉरी, इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? लगभग जो हमारे एक नॉर्मल कमरा होता है उसकी ऊंचाई के बराबर, यानी कि 4 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई होती है। इस पेड़ में क्या होता है? बहुत कम पत्तियां होती हैं और ये बहुत गहरे तक जाता है जब तक कि इसकी जो जड़ें हैं वो पानी तक ना पहुंच पाए, और उस पानी को ये क्या करता है कि अपने तने में एकत्रित करके रखता है, जिसको जरूरत पड़ने पर जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं आसपास के, अगर उनको जब जरूरत होती है वो तो क्या करते हैं, उसके तने में एक पतला सा छेद करके पाइप लगा के उस पानी को निकाल के यूज कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। जाहिर सी बात है कि जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता तब तक वो गहराई तक जाती हैं, जब उनको पानी मिल जाएगा तो उस पानी को वो स्टोर करके क्या करती हैं, अपने तनों में रखती हैं। पेड़ के तनों में पानी एकत्रित होता है, ये भी सही है। पत्तियां बहुत कम होती हैं, ये भी सही है। और ये क्या है, चौथा क्या है, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, ये नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो नहीं है वही हमको बताना है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, मतलब आपको बताना है कि तमिलनाडु के आसपास के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र,
पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसको हम मैप की सहायता से पढ़ेंगे तो इस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तमिलनाडु के आसपास के राज्य। तमिलनाडु कहाँ है, ये है यहाँ पे। तो तमिलनाडु के आसपास कौन है, केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु ये एरिया है, तमिलनाडु ये एरिया है, ये जो ग्रीन हो रहा है ये कौन सा एरिया है, ये तमिलनाडु है। उसके बगल में ये क्या है, केरल है, और ये कर्नाटक है, और ये ऊपर साइड क्या है, ये आंध्र प्रदेश है। तीन राज्य हैं कौन कौन से, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।